हेलो स्टूडेंट्स, आपने कैनेमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए। एनसीईआरटी, एससी वर्मा, एरोडोम सबसे प्रॉब्लम भी सॉल्व करा आपने। अब हम लोग लेने जा रहे हैं चैप्टर 5 ऑफ एनसीईआरटी, लॉज ऑफ मोशन। मैं चैप्टर एनसीईआरटी की सीक्वेंस में ले रहा हूँ। तो चैप्टर 5 एनसीईआरटी का लॉज ऑफ मोशन अब हम यूज करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्या है चैप्टर 5 ऑफ एनसीईआरटी and name of the chapter is laws of motion। अब इस चैप्टर में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स क्या है बच्चों? कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है, आप उसको खींच करके या आप उसको ढकेल करके चला सकते हैं। कोई यदि मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, आप उस पर अपोजिट फोर्स लगा करके अपोजिट डायरेक्शन में उसको खींच करके अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में ढकेल करके आप रोक सकते हैं उसको। तो ये जो हमने एफर्ट लगाया, हमने जो चलाने के लिए खींचा ढकेला बॉडी को, यानी कि हमने जो एफर्ट लगाया, प्रयास करा हमने, तो जो हमने एफर्ट लगाया किसी को ढकेल करके या किसी को खींच करके चलाने के लिए, यही एफर्ट हमारे द्वारा लगाए गए एफर्ट जो है ये है फोर्स। किसी को रोकने के लिए फिर आप क्या कर सकते हैं? कोई चल रहा है बॉडी, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप या तो उसको ढकेलिए या मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में उसको खींचिए बॉडी को, तो बॉडी रुक सकता है आपका। तो ये जो हमने अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो एफर्ट लगाया रोकने के लिए, दिस एफर्ट इज फोर्स। इसी प्रयास, इसी एफर्ट को फोर्स हम बोलते हैं। तो फोर्स का काम क्या हुआ? मोशन क्रिएट करना या मोशन को स्टॉप करना। फोर्स लगाने का तरीका क्या हुआ? या तो आप किसी को ढकेल करके फोर्स लगा सकते हैं या किसी को खींच करके फोर्स लगा सकते हैं। इसलिए बच्चों, दो ही नेचर के फोर्स होते हैं। कौन कौन? या तो अट्रैक्शन की फोर्स है या रिपल्सन की फोर्स है। या तो आप पुलिंग फोर्स या आप पुशिंग फोर्स को यूज करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम यहां पर सबसे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक टर्म हम देख लें, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, जिसको पी वेक्टर से हम डिनोट कर रहे हैं, जिसको ओनली मोमेंटम भी लोग कहते हैं, उसी को लीनियर मोमेंटम हमने बोला है। अब ये लीनियर मोमेंटम क्या है, चलिए डिफाइन करिए। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिख लेंगे पार्टिकल, इज प्रोडक्ट ऑफ its mass, ब्रैकेट में m, and its velocity, ब्रैकेट में v, that is p vector is m into v, that is p का मैग्नीट्यूड, एरो हटाया, मॉडुलस भी ले सकते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, एरो हटा करके हमने लिख दिया मैग्नीट्यूड को, दिस इज इक्वल टू mass of object into speed। now इसका यूनिट क्या होगा? its unit मास, SI यूनिट हम ले रहे हैं kg,
v स्पीड वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड इन SI यूनिट। डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम का किधर होगा, जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। चलिए बच्चा, लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम लेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या थोड़ा सा आप लिख लीजिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब हम इसमें ले रहे हैं फर्स्ट लॉ। क्या है फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट, देखिए थोड़ा, एन ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट लिख करके पार्टिकल लिख करके दोनों में से जो भी लिख करके आप चलना चाहें चल सकते हैं। जब तक किसी बॉडी का हमें साइज नहीं बताया जाएगा तब तक हम पॉइंट मान के चलेंगे, पार्टिकल मान के बॉडी को चलेंगे। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इट moves with uniform velocity along a straight line unless an external force acts on the object। चलिए बच्चा और से देखिए क्या लिखा गया, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, रेस्ट में रहता है, और इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कंटिन्यू करता है, चलता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। दोनों बात को आप गौर से जरा फील करिए। जब कोई रेस्ट में होगा एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। जब कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट पर काम नहीं करता है। एंड सो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इन शॉर्ट, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो unless an external force acts on the object। F मतलब एक्सटर्नल फोर्स, या चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, जिसको ओनली F बोलेंगे हम लोग, उसको आप एक्सटर्नल फोर्स समझ के चलेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ एक्सटर्नल फोर्स जीरो, यानी कि फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट जीरो, या फिर आप इसका उल्टा बोल सकते हैं। अब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसमें आप गौर से फील करेंगे, इसके टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला गया एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो, मतलब ईच ऑब्जेक्ट के पास में एक्सेलरेशन जीरो रखने की
टेंडेंसी होता है, इसी टेंडेंसी को नाम दिया गया है इनर्शिया। हम बाद में आएंगे इस पर लौट करके, पहले 3 लॉज हम देख लेते हैं, फिर हम आएंगे लौट के, बट टर्म से थोड़ा जान पहचान करते चलें। अब एक्सेलरेशन 0, इसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम भी कहे जाते हैं। जब एक्सेलरेशन 0 होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का, देन वी से द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। नाउ जब एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सटर्नल फोर्स 0, ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में हम बोलेंगे। साथ में ऑब्जेक्ट के पास में जब एक्सेलरेशन 0 है तो ये इनर्शिया के कंडीशन में है ऑब्जेक्ट। तो इस कंडीशन में हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन इनर्शियल स्टेट। इनर्शियल स्टेट, इनर्शिया की अवस्था, मतलब इक्विलिब्रियम की अवस्था में ऑब्जेक्ट है इस समय, जिस समय की एक्सेलरेशन 0 है। अब सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोला गया, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। जब तक कि ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगते हैं, इसका मतलब यदि एक्सटर्नल फोर्स लग जाएंगे ऑब्जेक्ट पर तो एक्सेलरेशन 0 नहीं रहेगा। अब इस बात को थोड़ा सा मैं अलग से लिख दे रहा हूं, एफ फॉर एक्सटर्नल फोर्स। अब हम मान के चल रहे हैं आगे की तरफ, नॉट इक्वल टू 0, देन ए एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहे हैं हम, नॉट इक्वल टू 0। अब जरा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को शॉर्ट में देखते हैं। क्या कहा इसने, एक्सेलरेशन इज 0 इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज 0। और सेकंड पार्ट से जानकारी दिया हमें, सेकंड पार्ट से जानकारी दिया क्या हमें कि यदि फोर्स 0 नहीं होगा, if force is not equal to 0, external force on object is not equal to 0, then acceleration of object is not equal to 0। मतलब क्या, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा। अब कितना एक्सेलरेशन होगा, इसका जवाब दिया हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आइए बच्चों सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आते हैं और ये सब कुछ बातें हम लोग सीखते चलेंगे, जिससे कि आगे हमें फोर्स की प्रॉब्लम करने में कोई परेशानी नहीं हो, प्रॉब्लम को पढ़ के समझने में कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए कुछ फिजिकल लैंग्वेजेस हमें पहचानना होता है, सीखना होता है, तो यही करते चलेंगे हम लोग, थोड़ी लैंग्वेज की हेल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अब सेकंड लॉ ले रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ नंबर 2, सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए डिफाइन करिए, मैं बोलता हूं, टाइम रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इस पूरे लैंग्वेज के बदले में हम लिख रहे हैं dp अपॉन dt। अब जैसा कि आप कैलकुलस में देख चुके हैं, ये जो डिफरेंस कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमने लिखा है dp बाई dt, सिंपली लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम, सिंपली dp वेरी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम भी समझ सकते हैं आप, dt वेरी स्मॉल टाइम टेकन। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, d लग गया मतलब टेंस टू 0, वेरी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम इन वेरी स्मॉल टाइम dt। तो dp बाई dt, दिस इज रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, टाइम से डिवाइड किया है इसलिए टाइम रेट बोल दिए हैं। क्योंकि बच्चों आप आगे बढ़ेंगे, अब आपको 2 तरह के रेट मिलने जा रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम रेट, और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अगली चैप्टर में जब पहुंचेंगे हम, तो विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस भी रेट मिलेगा आपको।
ऐसे ओनली रेट बोलने से आप विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ही समझेंगे, लेकिन ध्यान रहे रेट 2 होने जा रहा है। जब डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में रेट निकालते हैं, इसको एक नए वर्ड ग्रेडियंट से डिनोट किया गया है। अब ये ग्रेडियंट यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने आपको दिखाया था प्रेशर ग्रेडियंट डीपी बाई, वहाँ भी प्रेशर को पी से डिनोट किए थे, डीपी बाई डी आर। वेलोसिटी ग्रेडियंट आपने देखा था v अपॉन एक्स। चलिए तो इसकी बात बाद में करेंगे। तो टाइम रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम dp बाई dt, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to the resultant external force, या फिर आप यहां पर अप्लाइड फोर्स भी बोल सकते हैं। रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स यानी कि अप्लाइड फोर्स बोल सकते हैं, जिसको F से हम डिनोट कर ले रहे हैं। ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द चेंज इन मोमेंटम is in direction of the force F। अब फोर्स F हम लोगों ने बोला है रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, एंड सो F फोर्स के डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज होते हैं, ये भी बोला गया था सेकंड लॉ में। नाउ दैट इज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp बाई dt। थोड़ा साइड में मेंशन कर दें हम लोग, पर p वेक्टर, दिस इज लीनियर मोमेंटम, दिस p वेक्टर इज लीनियर मोमेंटम वेक्टर, m into v वेक्टर, या सीधे मोमेंटम बोलिए ऑफ ऑब्जेक्ट, लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको इक्वल करते हैं, दैट इज अर्थात दैट इज F इक्वल टू F वेक्टर, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाया कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट dp अपॉन dt, इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों यहां जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, एक बार स्टेटमेंट को मैं फिर से रिपीट दे रहा हूं। टाइम रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, या कहिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, this is directly proportional to the resultant external force on the object, and momentum changes, there is change in momentum in direction of the force। अब आप इक्वेशन से और इजीली फील कर सकते हैं, ये वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में होगा चेंज इन मोमेंटम उस डायरेक्शन में होंगे रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, या कहिए अप्लाइड फोर्स किधर होगा, जिधर चेंज इन मोमेंटम होगा। अब बच्चों आपने वेक्टर में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। फिर आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो चेंज निकालना जब भी होगा तो फाइनल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी करेंगे, आपको मिलेगा चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। मोमेंटम में चेंज निकालना होगा तो फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे, आपको मिलेगा चेंज इन मोमेंटम
और जिधर चेंज इन मोमेंटम होगा उसी डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स होंगे, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स होंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं फर्दर हम लोग। तो P के जगह पर m इंटू v रखिए। m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, p इज मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको यहाँ p के जगह पर रखते हैं तो फिर F इक्वल टू कांस्टेंट k, जो यहाँ पर p रखा है m इंटू v, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, मास इज नॉट वेरिएबल फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड सो मास को बाहर निकाला तो बच जाएंगे dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। अब m इंटू v रखा, मास बाहर निकाला, मास इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन से आउट कर दिया मास को। अब dv अपॉन dt, देखिए बच्चों आपने पढ़ा है dv by dt is a acceleration and so f vector की कांस्टेंट m इंटू a। अब आप इस इक्वेशन 2 से क्लियरली फील कर लीजिए, जिस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में होंगे रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, या कहिए जिस डायरेक्शन में होगा अप्लाइड फोर्स उस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन। आप इसको लिख के रख लीजिए। हेंस एक्सेलरेशन ब्रैकेट में a इज इन डायरेक्शन of resultant external force, ब्रैकेट में F, और resultant applied force is in direction of acceleration। ठीक है, मैंने दोनों शब्द यूज कर दिया, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स भी बोल दिया, रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स भी बोल दिया। जो फोर्स बाहर से लगाते हैं वही अप्लाइड फोर्स होता है। तो टोटल लेकिन करना है, टोटल देखना है, रिजल्टेंट देखना है फोर्स को। ठीक है, जनरली लोग बोल देते हैं फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, नहीं, रिजल्टेंट फोर्स आपको देखना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, देखना है, देन आप उसको इस इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। तो जिधर रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स उधर एक्सेलरेशन, जिधर एक्सेलरेशन उधर रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, या कहिए जिधर अप्लाइड फोर्स रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स उधर एक्सेलरेशन, जिधर एक्सेलरेशन उधर रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स। याद रखिएगा, इससे प्रॉब्लम आगे करने में बहुत इजी फील करेंगे आप। अब हम लोग k की वैल्यू पर गौर कर लेंगे, जो k यहाँ पर लिख रखे हैं। ये जो k है ये k कांस्टेंट जो लगा रखे हैं, तो इस कांस्टेंट के बारे में जान लीजिए। तो थोड़ा मेंशन करिए, फॉर ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स मूविंग with a speed much smaller than a speed of light, स्पीड ऑफ लाइट। अब बच्चों स्पीड ऑफ लाइट को आपने c से डिनोट किया है 10th क्लास में, यहाँ भी लिख देते हैं, पीछे हम लोग पढ़े भी थे, जैसे शिवराम साहब की बुक करे थे, उसमें इक्वल टू mc² मिला हमें यूनिट डायमेंशन चैप्टर में। तो फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग विथ ए स्पीड मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट, नेचुरली जितने भी ऑब्जेक्ट को आप चलते देखते हैं अपने आंखों से, चाहे वो स्पीड एरोप्लेन का हो, चाहे वो स्पीड कार का हो, बाइसिकल का हो, सबकी स्पीड लाइट के स्पीड से बहुत कम होते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए k की वैल्यू होता है इक्वल टू 1। ये भी कहा जाता है फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग विथ स्मॉल स्पीड। अब स्मॉल स्पीड मतलब कितना स्मॉल, तो लाइट के स्पीड से कंपेयर करते हैं। लाइट की स्पीड आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑलरेडी आपको पता है। तो चलिए लाइट के स्पीड से बहुत कम स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चलता है, फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग विथ स्पीड मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट, देन k इक्वल टू 1। देन इक्वेशन 2 से, तो बाय इक्वेशन 2, देन बाय इक्वेशन 2 से f इक्वल टू m इंटू a। अब यही इक्वेशन आपको यूज करना है, फिर इसके
मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख लें, F इक्वल टू एम इंटू ए, ये हो गया हमारा। अब इसको मैं इक्वेशन 3, इसको 4 लिख दे रहा हूं। अब यही दो इक्वेशन हम लोग यूज करते रहेंगे पूरे क्लास 11 में और क्लास 12 में। हम वहां पर इक्वेशन यूज करने के समय नहीं सोचेंगे कि स्पीड छोटा है या बड़ा है। अब आप कहेंगे तब तो फिर ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए जब स्पीड बहुत ज्यादा होगा, वहां भी क्या हम इसको यूज करेंगे? यस, करेंगे यूज क्लास 12 तक, क्योंकि हमसे बोला गया है, हमारा जो फिजिक्स है हमको बोला गया है कि आप क्लास 12 तक F इक्वल टू एम इंटू ए लीजिए, जहां पर भी रिजल्टेंट फोर्स चाहिए वहां आप इसको लीजिए, ये हमसे बोला गया है। लेकिन यदि स्पीड ज्यादा हुआ तब क्या होगा? तो आइए बात करते हैं कि जब स्पीड बड़ा होगा तो क्या होगा, इसकी भी बात कर लें। बट ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए आपको चाहिए इफ, देखिए मैं बोलता हूं, इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज लार्ज, लार्ज का मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए, नॉट मच लेस देन सी, यानी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम नहीं हो। अब कितना कम तक आप कम समझेंगे? लगभग मान लीजिए 10 टू द पावर 5 तक यदि स्पीड है ऑब्जेक्ट का, तो इसको बड़ा नहीं मानेंगे हम। लाइट की स्पीड 3 10 टू द पावर 8, तो यदि 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड तक स्पीड है तो इसको बड़ा नहीं मानेंगे आप। इससे ज्यादा स्पीड हुआ, यदि 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा स्पीड हुआ तो इसको बड़ा स्पीड मान के चलेंगे आप। तो नॉट मच लेस देन सी, यदि ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट के स्पीड से बहुत कम नहीं हुआ तो फिर उसके लिए k नॉट इक्वल टू 1, k 1 नहीं होगा, देन f is not equal to m into a। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए मैं आपको लिख रहा हूं, प्रॉब्लम के लिए नहीं। प्रॉब्लम में ये आपको यूज करना है 11 से लेकर 12 तक, आईटी मेडिकल सब में। यदि आपसे कभी पूछ दे कि ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज्यादा है, क्या आप f इक्वल टू एम इंटू ए लगाओगे? तो हम बोलेंगे कि सिंस k is not equal to 1 for those objects which are moving with large speed, and so here k is not equal to 1, f is not equal to m into a, हम लगाएंगे नहीं, हम यूज नहीं करेंगे इसको। और यदि यूज कर दिए तो रिजल्ट में अप्रोक्सीमेशन हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा आपको रिजल्ट में। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर क्या गड़बड़ है लार्ज स्पीड होने पर, तो थोड़ी सी जानकारी दे दो। ऐसे तो ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि जो बच्चे सीख रहे हैं इस समय तो उनको भी इच्छा रहती है आखिर हम जानें कि यहाँ पर क्या गड़बड़ है। तो जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, इसी की मदद से निकाला गया एक इक्वेशन m इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब बच्चों इसको कहते हैं वेरिएशन ऑफ मास विथ स्पीड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यदि स्पीड बढ़ाते हैं आप, c इज स्पीड ऑफ लाइट, v इज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यदि लाइट की स्पीड की कंपैरिजन में कहीं आ गया v, तो फिर ये टर्म जो है आपका एक मेजरेबल टर्म होगा, 1 में से माइनस होगा, नीचे डेसिमल आ जाएंगे, डेसिमल आ जाएगा, डिवाइड करिएगा तो मास का वैल्यू आपको बढ़ जाएंगे। m0 इसको रेस्ट मास बोलते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एंड m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ स्पीड v। तो फिर हम लेंगे m 1 kg और वो हो जाएगा सपोज 1.1 kg। तब तो k की वैल्यू यदि रख करके हम देखें
F इक्वल टू के एम ए में F की वैल्यू ले लें 1 न्यूटन, मास ले लें 1 kg, एक्सलरेशन ले लें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। के का वैल्यू 1 होगा, लेकिन स्पीड ज्यादा है तो मास एक्चुअली 1.1 हो गया मान लीजिए, तो के का वैल्यू तो 1 नहीं होगा। यह है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अकॉर्डिंगली मास कांस्टेंट नहीं होते हैं जब स्पीड लार्ज होता है। ऐसे तो स्मॉल स्पीड पर भी मास चेंज हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स कहता है कि यदि थोड़ा चेंज होता है तो उसको नेग्लेक्ट कर दो। तो इसलिए स्मॉल स्पीड से ऑब्जेक्ट चलते हैं तो मास में चेंज हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन लार्ज स्पीड से जब ऑब्जेक्ट चलेगा तो मास में मेजरेबल चेंज होगा। उस समय ये इक्वेशन लग जाते हैं। तो फिर इस समय जो है लार्ज स्पीड से चलते हुए पार्टिकल के लिए F इक्वल टू एम इंटू इन नहीं होता है। ये था कंसेप्चुअली, बट मैं फिर बोल रहा हूं लास्ट वर्ड कि आप इसको 11-12 में हर जगह यूज करेंगे फोर्स निकालने के लिए। अब नेक्स्ट थर्ड लॉ की बात करें, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की थर्ड लॉ, ये तो आप सबको पता है, ठीक है, क्लास 9 में ही पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं लिख दीजिए, जो क्लास 9th में पढ़े हैं वही लिख दीजिए। टू every action there is always equal and opposite reaction। अब ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक्शन रिएक्शन क्या है, ये फोर्सेस है। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं उसको दिखाने के लिए थोड़ी सी हम बात कर लें। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये चलते हुए, ये स्मूथ फ्लोर, ये अभी फ्लोर हम ले रहे हैं स्मूथ, अभी फ्रिक्शन ले लेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट जो है चलते हुए आगे बढ़ा और ये एक दूसरे ऑब्जेक्ट से जाके टकरा गया। सामने कोई ऑब्जेक्ट है उसको जाके हिट कर दिया। अब बिल्कुल मैं टच में ऑब्जेक्ट को दिखा देता हूं, ये हिट कर दिया इस ऑब्जेक्ट ने। तब सोचिए इस ऑब्जेक्ट ने ढकेला, जैसा कि हमने बात करा था शुरू में कि जो हमारी एफर्ट होती है ढकेलने की या खींचने की, जो हमारी एफर्ट होती है, हमारा प्रयास होता है, इसी को फोर्स कहते हैं। तो जिस एफर्ट से इसने इसको धक्का मारा, ढकेला, इसको हमने बोल दिया, आगे बढ़ाता हूं इसको बोल दिया हमने एक्शन। जितनी ताकत से, इतनी फोर्स से इसने ढकेला, इसको धक्का मारा, इसको बोल दिया हमने एक्शन। अब इसने इसको पुश किया, एक्शन। तो ये भी उल्टा इसको पुश करेगा, रिएक्शन। यही बोला गया है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि जितनी होते हैं एक्शन उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में होता है रिएक्शन। तो जैसे एक बॉडी चला, दूसरे बॉडी को हिट किया एक्शन, दूसरे बॉडी ने उल्टा इस पर फोर्स लगा दिया, रिएक्शन। अब बच्चों बहुत सिंपल एग्जाम्पल ये था हमारा, लेकिन अब हमें थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाना है, ठीक है। तो बढ़ाने के लिए कॉन्सेप्ट को थोड़ी सी अब यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो थर्ड लॉ को थोड़ा हम आपको एक्सपेंड करके बताना चाहेंगे एग्जाम में। 11 का एग्जाम यदि कोई बच्चे देते हैं तब तो यही लिखिएगा, ओके। अब थोड़ी सी अब इसको एक्सपेंड करिए, लिखिए जरा। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स interact मतलब देयर इज इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट में इंट्रैक्शन हो रहा है। इंट्रैक्शन का मतलब होता है खींचना, ढकेलना। सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, खींचने और ढकेलने को इंट्रैक्शन कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में।
तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट धक्का मुक्की करता है, खींचता है, ढकेलता है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज, धक्का मुक्की करता है। तो जब दो ऑब्जेक्ट में इंटरेक्शन होते हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट, अ पेयर ऑफ फोर्सेस अराइज, एक जोड़ा फोर्स पैदा होता है। ये एक्शन रिएक्शन पहले से नहीं होता है। When two object interact, जब वो दो ऑब्जेक्ट खींचता है, ढकेलता है एक दूसरे को, तो a pair of forces arise, और कहा between them। और बच्चों, यदि मैग्नेट नहीं है, चार्ज नहीं है, ग्रेविटेशन फोर्स हम नहीं ले रहे हैं, तो फिर बॉडी टच करेगा तभी एक दूसरे को खींच सकता है, ढकेल सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है, और यदि आप चाहते हैं ये पेन लेना, आपको इसको टच करना होगा, तभी आप ये ले सकते हैं। ऐसे मेरे हाथ से खींच सकते हैं पेन को। तो जब तक कोई मैकेनिकल टच नहीं होगा, जब तक कोई टच नहीं करेगा बॉडी को, तब तक मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स का मतलब होता है फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए को आप यूज करते हैं। तो ये है हमारा मैकेनिक्स। तो अभी मैकेनिकल टच, बॉडी को टच करेंगे तभी फोर्स लगेगा। हाँ, मैग्नेट में एक मैग्नेट दूसरे को दूर से ही अट्रैक्ट रिपेल कर लेता है, दो चार्ज है तो दूर से ही अट्रैक्ट रिपेल कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स पे बात करते हैं तो दो मास है तो दूर से ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। लेकिन अभी किसी बॉडी को चलाना है, किसी कार को चलाना है, तो फिर वहां पर हमें टच करना पड़ेगा। एंड सो बिटवीन देम, और मैं कॉन्टैक्ट नहीं लिख रहा हूं बिकॉज थर्ड लॉ ऑफ मोशन होल फिजिक्स में, होल नेचर में लगता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। केवल तीन जगह पर, कौन कौन सी जगह? जहां पर चार्ज होगा, जहां पर मैग्नेट होंगे, जहां पर ग्रेविटेशन की बात करेंगे, तो वहां पर बिना टच किए हुए फोर्स लग सकता है। अब बिटवीन देम, दो बॉडी के बिटवीन, बिटवीन यानी कि अंदर, दो बॉडी के अंदर, दो ऑब्जेक्ट के अंदर ये फोर्स, पेयर ऑफ फोर्सेस पैदा होता है। कब? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है, ढकेलता है, इंटरेक्शन करता है बिटवीन देम। अब ये जो पेयर ऑफ फोर्सेस हैं, इन दिस पेयर ऑफ फोर्सेस, in this pair of forces, if one force is called action, then other force is called reaction। अब एक बात से आप हमेशा के लिए फ्री हो जाएं कि ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, टच में एक दूसरे पे लग रहा है, ये एक्शन रिएक्शन किसको पहले बोलें किसको बाद में बोलें ऐसा नहीं है। दोनों में से कोई भी एक फोर्स को आप एक्शन बोल सकते हैं, रिएक्शन बोल सकते हैं। एक बॉडी ने दूसरे को धक्का मारा, इधर लगा फोर्स, दूसरे ने पहले को रिएक्शन फोर्स से ढकेला। अब आप चाहें तो इसको एक्शन बोल लीजिए, इसको रिएक्शन बोल लीजिए, फोर्स को, कोई मना नहीं है। इसलिए आप फ्री हो जाए, किसको एक्शन बोले किसको रिएक्शन बोले आपकी मर्जी पर है। इधर के फोर्स को, इधर के फोर्स, किसी को एक को एक्शन बोलिए, दूसरे को रिएक्शन। ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज पर हमें नजर रखना है। कौन कौन से प्रॉपर्टीज? चलिए पैराग्राफ चेंज करके मेंशन करिए। दिस फोर्सेस मतलब एक्शन रिएक्शन, दिस फोर्सेस मतलब एक्शन रिएक्शन आर, लिखिए मैं बोलता हूं, आर इक्वल
in magnitude, comma, opposite in directions, comma, both forces act along same straight line at the same time and they act on different objects, ब्रैकेट में लिख के रख लीजिए, they do not cancel each other. अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर जब ये काम करेंगे तो फिर ये कैंसल नहीं करेगा एक दूसरे को। कैंसल करने का मतलब होता है जो वेक्टर में पढ़े हैं इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, जब उसका रिजल्टेंट निकालते हैं, टोटल करते हैं तो क्या होता है? जीरो। तो ये एक्शन रिएक्शन डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर काम करता है एंड सो इनका रिजल्टेंट आप किसी एक ऑब्जेक्ट पर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पर ये है ही नहीं एंड सो ये कभी एक दूसरे को कैंसल नहीं करता है। चलिए, तो ये 5 प्रॉपर्टीज एक्शन रिएक्शन का, आप इसको याद रखिएगा। अब हम लोग फोर्स की प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो फोर्स की प्रॉब्लम में हमें क्या करना है? तो बच्चों, यही जो थर्ड लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसी की मदद से आप जो है फोर्स को दिखाते हैं, ड्रॉ करते हैं, फिर फोर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम से पहले थोड़ा सा हम आपसे एक बात कर लें जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बात करी थी, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? चलिए डिफाइन करिए, मैं बोलता हूं। इट इज दैट प्रॉपर्टी of an object by virtue of which the object has tendency to remain at rest or to move with uniform velocity। दूसरे लैंग्वेज में भी एक बार लिख लीजिए। इट इज inability it is inability of an object to change its state of rest and the state of uniform motion by itself। मतलब बच्चों, एक ऑब्जेक्ट में एक असमर्थता होती है, इनएबिलिटी होती है कि वो खुद से अपने आप से रेस्ट की अवस्था को या यूनिफॉर्म मोशन की जो अवस्था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो चलने की अवस्था है, इसको अपने आप से नहीं बदल सकता है। तो ये जो इनएबिलिटी है एक ऑब्जेक्ट का, असमर्थता है एक ऑब्जेक्ट की, को खुद से अपना रेस्ट की अवस्था या यूनिफॉर्म मोशन की अवस्था को नहीं बदल सकता है। दिस इनएबिलिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। अब एक लाइन और देखिए। inertia is large if mass of object is large। inertia ज्यादा होता है, inertia बड़ा होता है
यदि ऑब्जेक्ट की मास बड़ा होता है एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा कि यदि मास होगा कम तो इनर्शिया भी कम होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे टेबल पर एक पेन रखा हुआ है, ये पेन रखा हुआ है। अब इस पेन को यदि कोई चाहे चलाना, बिल्कुल आराम से एक फिंगर से ऐसे ढकेल दिए, चल दिया, पेन रेस्ट से मोशन में आ गया, रेस्ट में था, इनर्शिया की कंडीशन में था, चला दिया हमने, रेस्ट से मोशन कर दिया, थोड़ा सा फोर्स लगा के इनर्शिया की अवस्था से ये आगे बढ़ गया, नॉन इनर्शिया में चला गया, इनर्शिया में एक्सेलरेशन जीरो, जैसे चला दिया, रेस्ट से मोशन कर दिया, एक्सेलरेशन आ गया, तो नॉन इनर्शिया की अवस्था में चला गया। लेकिन वहीं सोचिए बच्चों, यदि मान लीजिए कि एक कार खड़ी है, आप यदि जाएंगे उसको एक फिंगर से ढकेलेंगे, आप में से कोई भी इतने मजबूत नहीं है, एक फिंगर से ढकेल के कार को आप रेस्ट से मोशन में ला देंगे। क्यों? बिकॉज बहुत ज्यादा मास है कार का, इसलिए वो अपनी रेस्ट की अवस्था में बने रहना चाहता है, ज्यादा बने रहना चाहता है, इनर्शिया की अवस्था में ज्यादा बने रहना चाहता है। इस तरह से मास बड़ा, इनर्शिया बड़ा होता है, मास कम, इनर्शिया कम होते हैं। अब इनर्शिया की कुछ टाइप्स हैं। क्या है टाइप्स? टाइप्स ऑफ इनर्शिया, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा टाइप इनर्शिया का, इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या सीधे भी मोशन बोल देते हैं लोग, यूनिफॉर्म मोशन या मोशन कहिए। बेसिकली दो टाइप है, बट अब आजकल लोग 3 टाइप्स भी कर दिए हैं। अब ये थर्ड टाइप जो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन। ये जरा हम तीनों बात पे गौर कर लेते हैं। तब बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल आप सबको पता भी है क्लास 9 से, जब आप किसी बस में खड़े होकर के ट्रैवल करते हैं, जैसे ही बस आगे बढ़ती है, पीछे की तरफ आप ऐसे झुकते हैं। क्यों? इसलिए जैसे बस आगे बढ़ा, हमारा जो लोअर पोर्शन है बॉडी का वो आगे चल दिया, बट जो हमारा अपर पोर्शन है बॉडी का, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपनी जगह पे रह गया। नीचे का पोर्शन जो है बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ गया, ऊपर का पोर्शन अपनी जगह पे रह गया ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिससे हम पीछे की तरफ ऐसे टिल्ट हो जाते हैं, झुक जाते हैं। फिर वहीं बस यदि चल रही है और ब्रेक लगाया अचानक से, तो हमारा ऊपर का पोर्शन जो है आगे की तरफ टिल्ट होता है, कभी कभी चोट भी लग जाता है। तभी कार में सीट बेल्ट लगाने के लिए बोला जाता है, सीट बेल्ट लगाइए। क्यों? कार चल रही है बहुत स्पीड में, अचानक से यदि ब्रेक लगाना पड़ गया तो क्या होगा? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ऊपर वाला पोर्शन वो चलते रह जाएगा आगे की तरफ, एंड सो जोड़ों से चोट लगेगा हमें। इसलिए कहा जाता है सीट बेल्ट लगा के बैठिए गाड़ी में। तो जब बस चल रही है, हमारा पूरा होल बॉडी ऐसे चल रहा है बस के साथ, लगाया ब्रेक बस में, नीचे का पोर्शन तो रुक गया, बट ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन ऊपर का पोर्शन चलते रह गया, इसलिए हम आगे झुक जाते हैं, हमें चोट लग सकता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जैसा कि हम लोगों ने रिलेटिव मोशन में रेन की प्रॉब्लम को पढ़ा, छाता पकड़े हुए हैं, सीधा रेन गिर रही है ऐसे। जब हम साइकिल पे बैठ के, बाइक पे, मोटरसाइकिल पे बैठ करके जब हम स्पीड में आगे बढ़ते हैं, यदि आप छाता सीधा रखे रहेंगे तो भीग जाएंगे, पूरे बारिश आपके ऊपर आवेगा। आपने देखा कि जब ऑब्जर्वर चलता है तो रेन तो ऐसे टिल्ट हो जाते हैं। क्यों? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्लिक हो जाता है, तो रेन ऐसे आता है हमारे ऊपर, हम भीग जाएंगे। अब रेन ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वो अपना डायरेक्शन नहीं बदल सकता है खुद से। रेन जो है, जो हम चल रहे हैं, रेन की रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ऑब्लिकली हमारे ऊपर रेन आ रहा है, इस डायरेक्शन में। ऐसा नहीं होता है कि रेन खुद से अपना डायरेक्शन बदल के हमारे छाते पर आ जाए। नो, तो दिस इनएबिलिटी ऑफ रेन टू चेंज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम ऑब्लिक to vertical, this inability to change direction of rain
इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए बच्चों, ये सब कुछ मैं आपको हिंट कर रहा हूँ जिससे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप देख सकें। आप एनसीईआरटी से पढ़िएगा ये सब कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम की बात कर लें तो जैसा कि हमने आपसे बात करा कि जब एक्सेलरेशन होता है जीरो तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम और इनर्शियल स्टेट, इनर्शियल स्टेट। अब इस कंडीशन में एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिस इज इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चों इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन जीरो तो इनर्शिया बोलते हैं। इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को इनर्शियल स्टेट में बोल सकते हैं। आगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। अब इक्विलिब्रियम वर्ड आते ही समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम दो तरह के हैं हमारे पास। कौन कौन से? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, एक्सेलरेशन जीरो, जैसा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में देखा आपने। ऑब्जेक्ट यदि यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो। तो दो तरह का इक्विलिब्रियम हो गया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब होता है अस्थिर, रेस्ट। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? जीरो। स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। फिर डायनामिक या काइनेटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं ऑब्जेक्ट is moving with uniform velocity। अब बच्चों वेलोसिटी यूनिफॉर्म मतलब क्या? वेलोसिटी भी कांस्टेंट। तब जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो आपने पढ़ा है एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब ऑब्जेक्ट चलते हैं तो उस समय भी वो इक्विलिब्रियम में कहलाते हैं, जिसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक यानी कि रेस्ट में, डायनामिक यानी मोशन में। मोशन को काइनेटिक भी बोलते हैं, काइनेमेटिक्स जो आप पढ़े हैं। अब यहाँ के बाद हम लोग फोर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा इससे पहले फोर्स की प्रॉब्लम पर अप्रोच करने से पहले हम देख लें एक्शन रिएक्शन की थोड़ी नेचर देख लें। और एक बात को आप बहुत क्लियरली लिख कर रख लीजिए, फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज applied by other object ब्रैकेट लिख लीजिए, और एन एजेंट यानी जो काम करता है उसको एजेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई साइकिल है, उसको आप चलाते हैं, आप एजेंट हो गए, साइकिल ऑब्जेक्ट हो गया आपका। तो फोर्स या तो कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाता है, फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज अप्लाइड बाय अदर ऑब्जेक्ट, और एन एजेंट काम करने वाला इंसान जो फोर्स लगाता है। अब ये लिखने की जरूरत हमें क्यों पड़ी तो उसका जवाब यहाँ पर मैं दे रहा हूं। ठीक है, फोर्स कैन नॉट बी
इमेजिनरी, ठीक है, फोर्स इमेजिनरी नहीं हो सकता है ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स कैन नॉट बी इमेजिनरी, फोर्स को इमेजिन नहीं करेंगे, कल्पना नहीं करेंगे कि फोर्स लग गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज अप्लाइड बाय अदर ऑब्जेक्ट, इसलिए जब कभी भी हम किसी बॉडी पर फोर्स दिखाने लगेंगे तो इमेजिन नहीं करेंगे, कल्पना नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कौन सी ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाने के लिए जैसा कि हमने शुरुआत में बात करी थी, दो ही तरीका होता है। कौन से तरीका होता है? ये होते हैं पुल एंड पुश। अब एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन दोनों की जो नेचर होते हैं, एक्शन रिएक्शन की नेचर अब मैं लिख रहा हूं। यदि एक्शन का फोर्स पुल, पुल को आप अट्रैक्शन बोल सकते हैं, तो वहां पर जो रिएक्शन की फोर्स है वो भी होगा पुल, यानी कि अट्रैक्शन। फिर यदि एक्शन फोर्स हुआ पुश करने वाला, ढकेलने वाला फोर्स हुआ, पुश या रिपल्सन कहिए, रिपल्सन, तो वहां पे जो रिएक्शन फोर्स होगा वो भी होगा पुश करने वाला। शॉर्ट में लिख रहा हूं पुश, पुशिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स, तो शॉर्ट में पुल लिख दिया हूं, ठीक है ना। पुलिंग फोर्स अट्रैक्शन, पुशिंग फोर्स रिपल्सन, धकेलने वाला फोर्स, दूर के तरफ धकेलने वाला फोर्स को ही रिपल्सन बोलते हैं। तो पुश यानी कि रिपल्सन। अब आप जब कभी भी फोर्स दिखाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पर, एक सेकंड के लिए प्रैक्टिकली सोच लीजिएगा कि इस ऑब्जेक्ट को कौन खींच रहा है, कौन ढकेल रहा है। यदि आपको खींचने वाला या ढकेलने वाला दिख जाए, तभी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स आप दिखाएंगे। और दो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, किसने इस ऑब्जेक्ट को खींचा, किसने इस ऑब्जेक्ट को ढकेला। प्रैक्टिकली सोच लीजिएगा, जिधर हम ढकेलेंगे उधर की तरफ हम फोर्स दिखा लेंगे। फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर की तरह स्ट्रेट लाइन से फोर्स को रिप्रेजेंट कर लेंगे। जिधर कोई हमारे ऑब्जेक्ट को खींचेगा, हम उधर की तरफ फोर्स दिखा लेंगे बाय अ स्ट्रेट लाइन। चलिए, तब ये फोर्स के ड्राइंग के समय दो बात पे नजर रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, देन हम आपसे बात करेंगे हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ फोर्स। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।